नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए बोबडे ने बलात्कारी से कहा, पीड़िता से शादी करोगे तो राहत मिलेगी। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने कहा, हमें पता नहीं हमारा नेता कौन। फिर महंगी हुई रसोई गैस, राहुल ने कसा तंज, चूल्हा फूंको जुमले खाओ। खाप पंचायतों ने कहा, नहीं मानेगी सरकार तो दूध 100 रुपए लीटर बेचेंगे। नीतीश ने कहा, बिहार में टीका मुफ्त लगेगा, बाकी राज्यों में देने होंगे पैसे। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए लेते हैं आज की सबसे अहम खबर सबसे पहले। एक दिलचस्प मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने बलात्कार के अभियुक्त से कहा, यदि तुम शादी करोगे तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और तुम जेल जाओगे। मुख्य न्यायाधीश ने मोहित सुभाष चौहान नामक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही। चौहान महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कंपनी का कर्मचारी है। उस पर नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का आरोप है और पॉक्सो के तहत मुकदमा चल रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जब लड़की पुलिस के पास शिकायत लेकर गई तो अभियुक्त की मां ने लड़की से कहा कि वह उससे शादी कर सकता है, लेकिन लड़की ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद एक अदालत में एक कागज पेश किया गया जिसमें यह कहा गया कि लड़की के 18 साल की होने पर अभियुक्त उससे शादी कर लेगा। वो लड़की 18 की हुई तो अभियुक्त ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसके खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई गई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम शादी का दबाव नहीं डाल रहे हैं, पर यह बताओ कि तुम शादी करना चाहते हो या नहीं, वरना तुम कहोगे कि हमने शादी के लिए दबाव डाला। अभियुक्त ने पहले कहा था कि वो शुरू में शादी के लिए तैयार था तो लड़की राजी नहीं हुई। अब वो शादीशुदा है और शादी नहीं कर सकता। उसके वकील ने मुख्य न्यायाधीश से कहा कि वो याचिकाकर्ता से पूछकर बताएगा। जस्टिस बोबडे ने यह भी कहा कि ये 4 हफ्तों के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा सकते हैं और याचिकाकर्ता उसके बाद जमानत की अर्जी दे सकता है। तो बोबडे ने जिस अंदाज में ये पूछा है सवाल याचिकाकर्ता से कि वो शादी करेगा या नहीं, अब ये ठीक अंदाज क्या है ये हमें पता नहीं है, लेकिन अगर ये सवाल उन्होंने किया है तो जाहिर है कि ये एक बहुत ही विवादास्पद सवाल है, क्योंकि एक अपराधी को इससे छूट देने की इजाजत मिल रही है, एक राहत देने के संकेत मिल रहे हैं कि अगर वो बलात्कार की पीड़िता से शादी कर ले तो उसका अपराध, उसका गुनाह कम हो जाएगा या माफ कर दिया जाएगा। इस तरह के केसेस पहले भी हुए हैं। पहले भी कई जजों ने जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की है, लेकिन ये इसको गलत प्रक्रिया माना जाता है, क्योंकि अपराध अगर किसी ने किया है तो उसे दंड मिलना चाहिए, और ये दंड नहीं हो सकता। उस लड़की के लिए दंड हो सकता है जिसके साथ जबरदस्ती की गई, जिसके साथ बलात्कार किया गया, क्योंकि उसने एक पीड़ा को भुगता है और इधर उस पर ये दूसरी पीड़ा लादने की कोशिश की जा रही, सिर्फ इसलिए कि समाज उस सूरत में उसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर लड़की नहीं चाहती ऐसा तो उस पर दबाव डालना गलत है। और जिस तरह से उस बलात्कार करने वाले व्यक्ति के परिवार वालों ने इस मामले को खेलने की कोशिश की, पहले लालच दिया गया कि शादी कर लेंगे, अदालत में पेपर भी दिया गया उसके संबंध में, लेकिन फिर बाद में मुकर भी गए। तो ये साफ दिख रहा है कि जो बलात्कारी है वो, उसके परिवार वाले ये नहीं चाह रहे थे उस लड़की से शादी करना, उसमें टाल मटोल उनकी तरफ से ज्यादा हो रही थी। और अगर लड़की ने भी मना किया था तो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ ज्यादती हुई थी और उसे हक है कि वो अदालत से न्याय की मांग करे, न्याय प्राप्त करे, इंसाफ उसे मिलना चाहिए। ऐसे में अगर बोबडे साहब इस तरह की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस पर विवाद उठना लाजमी है, प्रश्न करना लाजमी है कि आखिरकार जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, अगर वो भी इसी लाइन पर सोचते हैं और ऐसा काम करते हैं तो फिर न्याय व्यवस्था का क्या होगा, कानून की किताबों का क्या होगा, और अपराध और दंड की जो परिभाषाएं हैं उनका क्या होगा। उम्मीद करना चाहिए कि बोबडे साहब ने ऐसा नहीं कहा होगा, और अगली सुनवाई में अगर उन्होंने कुछ ऐसा जिससे ये ध्वनि निकलती है तो उसको दुरुस्त भी वो करेंगे। अगली खबर लेते हैं।
दिल्ली से 2 बार कांग्रेस के सांसद रहे संदीप दीक्षित ने कहा है कि अब कांग्रेस में ऐसे लोकतांत्रिक मंच नहीं है कि हम अपनी बात खुलकर और अच्छी भावना के साथ रख सकें। सत्य हिंदी की पत्रकार नीलू व्यास के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, कांग्रेस में ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिर पर पटका बांधकर पार्टी को मजबूत करने के लिए निकल पड़े और हमें कांग्रेस वॉरियर्स की जरूरत है। कांग्रेस की आज जो हालत है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस सवाल के जवाब में दीक्षित ने कहा, हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं और इसमें G23 गुट के नेता भी शामिल हैं। कुछ लोग इस बात से डरते हैं कि कहीं नेतृत्व में बदलाव ना हो जाए और ऐसे लोग जिनकी कांग्रेस में अभी सत्ता में भागीदारी है और वो लोग कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, वो डरते हैं। पार्टी में G23 गुट के नेताओं के साथ बातचीत कैसे शुरू होगी, इस सवाल पर संदीप दीक्षित ने कहा, अभी हमें ये पता नहीं है कि हमारा नेता कौन है। हमारे पास विचारधारा है लेकिन कमांडर न होने से मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आखिर कौन वो ग्रुप है जो अगले 10-15 साल तक हमारा नेतृत्व करेगा। जम्मू में हुए शांति सम्मेलन में वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा सहित बाकी नेताओं के तमाम सवाल उठाने पर दीक्षित ने कहा, कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं जानता है कि हमारी क्या दिक्कतें हैं। क्या हम लोगों ने जानबूझकर कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को कमजोर नहीं किया है और इसमें सब भागीदार नहीं है। तो G23 का जो बागी गुट है वो अब अपने तेवर भी दिखा रहा है और अपने रंग भी दिखा रहा है। जम्मू में जो कॉन्फ्रेंस हुई या सम्मेलन हुआ उनका, उसमें भगवा पगड़ियों के साथ थे। फिर गुलाम नबी आज़ाद का एक बयान आया है जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफें कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी रोज प्रधानमंत्री पर और सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में ये संदेह होना लाजमी है कि गुलाम नबी आज़ाद और G23 के जो नेता हैं वो आखिरकार क्या चाह रहे हैं, उनकी योजना क्या है। क्या वो बीजेपी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, बीजेपी की मदद करने के अभियान पर जुटे हुए हैं। ऐसे समय में जब क्राइसिस से की गिरफ्त में है पार्टी और 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, तब पैरेलल ये बागी इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं जिससे पार्टी के लिए और भी धर्म संकट पैदा होगा, उसकी बदमजगी पैदा होगी, उसकी बदनामी होगी। तो ये तमाम सवाल हैं। तो सवाल तो ये भी है कि आखिरकार पार्टी के अंदर ऐसे फोरम क्यों नहीं है जहां खुलकर बात रखी जा सके। नेतृत्व के मामले में अस्पष्टता क्यों है, कार्यक्रम के मामले में अस्पष्टता क्यों है। तो दोनों तरफ से दिक्कतें हैं, लेकिन जिस तरह से ये G23 का गुट आगे बढ़ रहा है उसके इरादे कुछ संदेहास्पद लग रहे हैं। और जो संदीप दीक्षित ने कहा कि हमें कांग्रेस वॉरियर्स चाहिए, तो आपको कांग्रेस वॉरियर्स बनने से किसने रोका है। ये G23 के लोग कांग्रेस वॉरियर्स के लिए की तरह काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये गुलाम नबी आज़ाद की राज्यसभा की सदस्यता को लेकर इतने ज़्यादा उत्तेजित क्यों हैं, उसके बारे में बयान क्यों दे रहे हैं, जबकि गुलाम नबी आज़ाद को पार्टी ने सब कुछ दिया है और इस उम्र तक दिया है। तो फिर यहाँ पर शिकायत क्यों पैदा हो रही है। तो जाहिर है कि बहाना कुछ है, अटैक कहीं किया जा रहा है और कुछ और एजेंडा भी इस गुट के पास में है। ये गुट आगे कैसे बढ़ता है इसकी धीरे धीरे परतें खुलेंगी, लेकिन संदेह का वातावरण अब इस पूरे गुट को लेकर बन चुका है। अगली खबर लेते हैं। रसोई गैस के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसी के साथ दिल्ली में अब 14.2 किलो के सिलेंडर का दाम 819 रुपए हो गया है। इसके अलावा कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए हैं। कमर्शियल LPG सिलेंडर में 95 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम बढ़कर अब 1614 रुपए हो गया है। केवल फरवरी में ही सरकार 3 बार सिलेंडर के दाम बढ़ा चुकी है और पिछले 3 महीनों में LPG गैस के सिलेंडर के दामों में 225 रुपए का इजाफा हुआ है। 1 दिसंबर को जिस सिलेंडर की कीमत 594 थी, उसकी कीमत 1 मार्च को 819 रुपए हो चुकी है। विपक्ष बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर लगातार हमले कर रहा है, मगर उसके कानों में जू भी नहीं रेंग रही। आज ही राहुल गांधी ने रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार को फिर निशाने पर लिया है। राहुल ने ट्वीट करके कहा है कि LPG सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए। जनता के लिए मोदी सरकार के विकल्प, व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूंको और जुमले खाओ।
लगातार महंगाई बढ़ रही, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आप सब जानते ही हैं कि 100 रुपए के आसपास पहुंच चुके हैं और एलपीजी गैस के दाम भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। तो पूरी जनता देश की हाहाकार कर रही है, इस तरह से महंगाई की मार से जूझ रही है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि ऐसे आर्थिक मुद्दों पर वो उद्वेलित नहीं होती है। वो मंदिर मस्जिद के सवाल पर मरने कटने के लिए सामने आ जाती है। वो लव जिहाद और गौ मूत्र और गोबर के नाम पर भी सड़कों पर उतर आती है। इन तमाम मुद्दों पर वो उद्वेलित होती है, लेकिन जो मुद्दे सीधे उसके जीवन पर असर कर रहे हैं, उसके घर पर, उसके खान पान पर, उसके बाल बच्चों की जो सेवा शुश्रूषा है, पाल पोषण पर, उनकी शिक्षा पर, उस पर वो ज़्यादा उद्वेलित नहीं होते हैं। तो इसीलिए सरकारें और राजनीतिक दल उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, चाहे किसी भी दल की सरकार हो। लेकिन हाँ, मौजूदा सरकार ने तो तमाम हदें लांघ दी हैं। इतनी तेज़ी से किसी भी सरकार के दौरान इन चीज़ों में बढ़ोतरी नहीं हुई। और आप जानते ही हैं कि ये दाम केवल इन्हीं चीज़ों पर असर नहीं करते, बल्कि पूरी आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था पर करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम अगर महंगा होता है तो आपके हर चीज़ की महंगाई पर उसका असर पड़ता है। तो चौतरफा महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारे देश के नागरिक जाग नहीं रहे हैं, वो सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता यूपीए के कार्यकाल में थोड़ी सी भी महंगाई बढ़ने पर सड़कों पर उतरते थे और जाने किस किस तरह के तंज और कमेंट करते थे, आज उनके मुंह सील बंद हो गए हैं, उनके मुंह से बोल नहीं फूट रहे हैं। वो इसे जायज़ ठहराने में लगे हुए हैं, बल्कि कि ये महंगाई अच्छी है, इससे अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है और देश हित में पैसा लग रहा है। तो आप समझ लीजिए कि कुतर्कों का कोई अंत नहीं है, कोई हद नहीं है, और आपको बेवकूफ़ बनाने वाले लोग भी इस देश में मौज कर रहे हैं। अगली खबर लेते हैं। हरियाणा के हिसार की एक खाप पंचायत ने फैसला किया है कि वो अपने दूध की कीमत लगाएंगे और सरकार जिस मनमाने तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, उसी तरह अब दूध के दाम भी बढ़ाए जाएंगे। बैठक में हुए फैसले के मुताबिक 1 मार्च से किसान डेयरी और दूध केंद्रों को 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दूध बेचा जाएगा। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कहा है, जो संयुक्त किसान मोर्चा जो किसान आंदोलन को चला रहा है, उसने साफ कहा है कि ये किसानों का फैसला नहीं है और उनके नाम से अफवाह नहीं फैलाई जानी चाहिए। मालूम हो कि देश के कई इलाकों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि भले ही किसानों ने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्होंने 100 रुपए लीटर दूध बेचने का फैसला नहीं किया है, लेकिन इससे सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और आज नहीं तो कल इस प्रकार के फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों की मांगें अभी तक पूरी नहीं की गई हैं और अब तो सरकार ने बातचीत भी बंद कर दी है। तो बहुत सारी पंचायतें इस तरह से सोच रही हैं कि सरकार पर कैसे दबाव बनाया जाए। जब वो पेट्रोलियम के पदार्थों को अनाप शनाप ढंग से बढ़ने देती है, तब उसको कोई रोकने वाला नहीं है। उनकी मांगे न सुनती है सरकार, न बातचीत करती है, तो फिर क्या रास्ते रह जाते हैं। तो दबाव बनाने का तरीका एक ये भी हो सकता है कि दूध के दामों को इतना बढ़ा दिया जाए कि सरकार को फिर हस्तक्षेप करना पड़े, परेशान हो जाए, सरकार पर परोक्ष दबाव पड़े, क्योंकि हमारे देश की जनता वैसे तो जागती नहीं है, सोई हुई है। किसानों के साथ खड़े होने में भी उसे दिक्कत है। वो तो जैसा मैंने अभी कहा कि मंदिर मस्जिद के सवाल पर उद्वेलित होती है। तो अब दबाव बनाने के कुछ तरीके किसान अपने स्तर पर ढूंढ रहे हैं। उनमें से एक ये भी है कि दूध के दाम की बढ़ोतरी की जाए। किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं ने अभी इस बारे में फैसला नहीं किया है, ना ही इसका समर्थन किया है, ना ही इसका विरोध किया है, लेकिन आगे चलकर इस तरह के फार्मूलों पर भी उन्हें विचार करना पड़ सकता है। अगली खबर लेते हैं, आज की अंतिम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत बायोटेक की वैक्सीन लगाई, कोवैक्सीन। आज से ही देश में कोरोना का टीका लगने के दूसरे चरण की शुरुआत भी हो गई है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने ये फैसला लिया था कि प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी दूसरे चरण में टीका लगेगा। इसके अलावा सभी सांसद और सभी विधायक जो 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उन्हें भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री के अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह,
एनसीपी के नेता शरद पवार ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। वहीं इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना का टीका पूरे बिहार में निःशुल्क लगाया जाएगा, मुफ्त लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का टीका निजी अस्पतालों में भी दिया जाएगा और इसका खर्च भी राज्य सरकार ही वहन करेगी। कोरोना का टीका सरकारी अस्पतालों के अलावा उन निजी अस्पतालों में भी मिल रहा है जिनको सरकार ने निर्धारित किया है। सरकारी अस्पताल में मुफ्त होगा तो निजी अस्पताल में 250 रुपये तक देने पड़ सकते हैं, लेकिन बिहार में ये निजी अस्पताल में भी मुफ्त दिया जाएगा। तो दो चीजें, एक तो प्रधानमंत्री ने आखिरकार टीका लगवा लिया। सवाल उठ रहे थे कायदे से, तो जब टीका अभियान की शुरुआत हुई थी तो पहला टीका वो लगवाते तो ज़्यादा अच्छा होता। जैसे रूस में जब स्पुतनिक खोजा गया तो वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बेटी को सबसे पहले टीका दिलवाया। इससे लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि जब राष्ट्रपति अपनी बेटी को टीका लगवा सकते हैं तो हम क्यों नहीं लगवा सकते हैं। तो हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने टीका नहीं लगवाया, किसी बड़े नेता, मंत्री और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने नहीं लगवाया। अब जबकि करोड़ों लोगों को टीके लग चुके हैं तब ये कवायद की गई है। दूसरी बात यह है कि कोवैक्सीन को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। उनकी अभी तक भी पक्की खबर, पक्की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है कि ये कितना इफेक्टिव है टीका। ठीक है, उससे कोई साइड इफेक्ट बहुत बड़े पैमाने पर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये कोवैक्सीन कोरोना को रोकने में सक्षम, कारगर साबित हो रहा है नहीं, इस बारे में हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। दूसरी तरफ कोविशील्ड है जिस पर लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जो प्रधानमंत्री और दूसरे लोगों के टीका लगाने से जुड़े हुए हैं, और हमें नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री के टीका लगवा लेने से ही लोगों में विश्वास बढ़ जाएगा कि अब हम भी लगवा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं प्रधानमंत्री ने सचमुच में कौन सा टीका लगवाया, कैसे लगवाया, इसको लेकर भी लोगों के दिमाग में संदेह पैदा हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में मुफ्त लगेगा। सवाल उठता है कि बाकी देश में मुफ्त क्यों नहीं लग रहा है, एक राज्य का मुख्यमंत्री ही क्यों ऐसा कह रहा है। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ही ऐलान कर दिया था कि बिहार में मुफ्त लगेगा। तो क्या बीजेपी और एनडीए, बीजेपी की सरकार है, ये बीजेपी और जेडीयू मिलकर इस तरह का खेल कर रहे थे पहले से ही, और बाकी राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां उनका रवैया क्या होगा, और अगर इनका रवैया तो बाकी प्रदेशों की सरकार क्या करेंगी, बाकी प्रदेशों की जनता को मुफ्त टीका क्यों नहीं मिलना चाहिए, वो क्या, उन्होंने क्या गुनाह किया है। तो ये तमाम सवाल हैं जो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उठ रहे हैं, और केंद्र सरकार का रवैया जिस तरह का है वो बड़ा ही शोक पैदा करने वाला है, दुख पैदा करने वाला है कि इस मामले में वो कोई क्लैरिटी नहीं दे रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।